गुड इवनिंग टू ऑल। वॉइस क्लियर जा रही है सबके पास? हेल्थ। ओके, तो देखो आज प्रीवियस क्लास में जैसे बताया था कि कैंसर का जो टॉपिक तुम लोगों का अभी ड्यू है वो आज मैं करा दूंगा। कैंसर का जो टॉपिक था वो आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो और जो एएनएस का मैंने रिवीजन स्टार्ट किया था, तो एएनएस का रिवीजन फिर से नेक्स्ट क्लास से जो है कंटिन्यू होगा तुम्हारा रिवीजन क्लास। आज जो टॉपिक है वो है एंटी कैंसर ड्रग। इससे पहले एक क्लास एंटी कैंसर ड्रग के ऊपर हुआ था जहाँ पे मैंने पूरा क्लासिफिकेशन बता दिया था। जो दो तीन टाइप का क्लासिफिकेशन इसमें होता था। एक तुम्हारा मैकेनिज्म एक्शन के बेसिस पे होता था, एक हार्मोनल क्लासिफिकेशन होता था, एक सेल साइकिल के बेसिस के ऊपर कि कौन सी ड्रग हमारा कौन सी सेल साइकिल पे काम कर रहा है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता था। तो ये तीनों क्लासिफिकेशन लास्ट क्लास में बोल दिया था। कुछ ड्रग के मैकेनिज्म एक्शन भी बताए थे, जैसे अल्काइलेटिंग एजेंट हो गया। अल्काइलेटिंग एजेंट का मैकेनिज्म एक्शन प्रीवियस क्लास में हो गया था, ठीक है। सबको याद है इतना तक? कि क्लासिफिकेशन कम से कम याद है, क्योंकि कैंसर का क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन थोड़ा बड़ा भी है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। दूसरे किसी भी क्लासिफिकेशन से थोड़ा बड़ा है क्योंकि बहुत ड्रग इसमें यूज होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है जो कैंसर का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अभी तक अगर पढ़े नहीं हो तो आज के क्लास के बाद पूरा जो ये कैंसर का चैप्टर है इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना, ठीक है। मान के चलो कि मिनिमम 2 क्वेश्चन तुमको इधर से देखने को मिल सकता है, ठीक है। मिनिमम 2 क्वेश्चन तो रहेगा इस चैप्टर से। जो कैंसर चैप्टर है इससे मिनिमम 1-2 क्वेश्चन हर साल आता है इस चैप्टर से। आइदर तुम्हारा क्लासिफिकेशन से आता है, उससे भी इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर की जो ड्रग का मैकेनिज्म, और एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सबको पता है कि कैंसर के ड्रग में जो होता है बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। तो देखो आज के टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। स्क्रीन दिख रहा है सबको? है दादा। तो देखो इतना तक जो है प्रीवियस क्लास में हम लोगों का हुआ था। ये नाइट्रोसो यूरिया डी कार्बाजिन ये सब हमारा अल्काइलेटिंग एजेंट के अंदर आते थे। उसके बाद ये प्लेटिनियम कॉम्प्लेक्स वाला जितने भी दो ड्रग थे मेनली सिस्प्लेटिन, कार्बोप्लेटिन और ऑक्सलीप्लेटिन, ये तीनों ड्रग के बारे में उन्हें प्रीवियस क्लास में बता दिया था। आज से हमारा जो स्टार्ट होगा वो है आज हमारा स्टार्ट होगा फोलेट एंटागोनिस्ट से, ठीक है। तो फोलेट एंटागोनिस्ट में एक ही ड्रग थे जो हमारा कैंसर में यूज होता था। और कोई ड्रग थे फोलेट एंटागोनिस्ट के क्लास में? और एक ड्रग थे, एक तो मिथोट्रिक्सेट जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सबको पता है मिथोट्रिक्सेट। और दूसरा और एक ड्रग थे जो कम यूज होता है, वो थे हमारा पेमेट्रिक्सेट। ये दोनों ड्रग हमारा फोलेट एंटागोनिस्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो देखो ये जो फोलेट एंटागोनिस्ट है, सबको पता चल रहा है कि ये हमारा क्या करेगा। फोलेट एंटागोनिस्ट मतलब फॉलिक एसिड का जो सिंथेसिस है, फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को ये प्रिवेंट करेगा ये ड्रग, ठीक है। कैसे प्रिवेंट करेगा? तो ये जो फोलेट एंटागोनिस्ट है ये हमारा इनिबिट करेगा किसको? फॉलिक एसिड सिंथेसिस को। इनिबिट फॉलिक एसिड सिंथेसिस। इससे फायदा क्या होगा? क्योंकि फॉलिक एसिड सिंथेसिस इनिबिट होगा तो आगे जाके हमारा डीएनए सिंथेसिस इनिबिट हो जाएगा। क्योंकि फॉलिक एसिड से आगे जाके जो डीएनए का बेस पेयर होता है वो प्रिपेयर होता है, जो प्यूरिन और pyridine बेस पेयर होता है। फिर उससे डीएनए और आरएनए का सिंथेसिस होता है, तो वो आगे जाके इनहिबिट हो जाएगा अगर फॉलिक एसिड सिंथेसिस बंद हो जाएगा। तो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है फॉर जो मिथोट्रिक्सेट या फिर पेमेट्रिक्सेट इस क्लास की, इसका मैकेनिज्म एक्शन तुम लोग इससे पहले पढ़े हो। कहाँ पे पढ़े हो? सल्फोनामाइड चैप्टर पे, ठीक है।
एक डिफरेंस है उसके बीच में। सल्फोनामाइड चैप्टर में तुम लोग एक ड्रग पढ़े हो, कॉर्टिमोक्साजोल पढ़े हो, पायरामिथामिन पढ़े हो, प्रोगुआनिल पढ़े हो, ये सब ड्रग पढ़े हो सल्फोनामाइड में। उन सब ड्रग का जो मैकेनिज्म एक्शन थे वो क्या थे? कि जो मैकेनिज्म एक्शन में वही बता रही हूँ। एक बार देखो कि हमारा जो फॉलिक एसिड सिंथेसिस होता है ये तीनों चीज से बनता है ये फॉलिक एसिड। पहला क्या है? पाबा। दूसरा क्या है? ग्लूटामेट। और थर्ड है टेरिडीन। ये तीनों चीज से हमारा क्या बनता है? ड्राई हाइड्रोफोलिक एसिड बनता है। फिर ड्राई हाइड्रोफोलिक एसिड से हमारा टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड बनता है। फिर उससे हमारा प्यूरिन और पिरिमिडिन बेस पेयर बनता है, उससे डीएनए बनता है। ठीक है। अब ये तीनों जो एलिमेंट है, इन तीनों एलिमेंट का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मेडिसिनल केमिस्ट्री में शायद बोला जाएगा तुम लोग का स्ट्रक्चर, फिर भी मैं बोल देता हूँ इन तीनों का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पापा, ग्लूटामेट और टेरिडीन, तीनों का स्ट्रक्चर। तो पावा का स्ट्रक्चर सबको पता है कि ये लगभग हमारा क्या होता है? सल्फोनामाइड का जो स्ट्रक्चर होता है उसके जैसा ही दिखता है पावा। ये पावा का स्ट्रक्चर हो गया। पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, पैरा पोजीशन में एक अमीनो ग्रुप रहेगा और ये बेंजोइक एसिड है। नेक्स्ट क्या है? हमारा ग्लूटामेट है। सल्फोनामाइड में इसी ग्रुप के जगह हमारा SO2 NH2 ग्रुप रहता है। नेक्स्ट है हमारा ग्लूटामेट। ग्लूटामेट कहाँ से बनता है? ग्लूटामेट बनता है हमारा ग्लूटामिक एसिड से। ग्लूटामिक एसिड क्या है? एक अमाइनो एसिड है। और ये क्या है? हमारे बॉडी में जो एसेंशियल, मतलब बॉडी में सिंथेसिस हो जाता है इस अमाइनो एसिड का। ठीक है। ये नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड से बनता है ग्लूटामेट। ग्लूटामेट कहाँ से आता है? हमारा ग्लूटामिक एसिड से। ग्लूटामिक एसिड। तो ग्लूटामेट का स्ट्रक्चर क्या है? ग्लूटामिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है वही ग्लूटामेट का स्ट्रक्चर है, सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। ये ऑक्सीडेशन हो जाता है ग्लूटामिक एसिड से, ऑक्सीडेशन होकर हमारा ग्लूटामेट बनता है और इसमें वो हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है जो हमारा ग्लूटामिक एसिड पे प्रेजेंट होता है। ठीक है। बाकी जो पूरा स्ट्रक्चर है वो लगभग सेम ही है। इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाएगा तो C डबल बॉन्डेड O- CH2 CH2। इसका स्ट्रक्चर मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में है हमारा टेरिडीन। टेरिडीन का जो न्यूक्लियस है, मतलब टेरिडीन का जो स्ट्रक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होता है टेरिडीन में। ठीक है। दो 6 मेंबर बेंजीन रिंग होता है। दोनों के एक में हमारा 1 और 4th पोजीशन पे नाइट्रोजन रहता है और दूसरे में 1/3 पोजीशन पे हमारा नाइट्रोजन रहता है। दोनों ही 6 मेंबर होता है। ठीक है। ये न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है टेरिडीन का। ठीक है। दोनों का न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट होता है। एक टेरिडीन। 1 मिनट वेट करो। ठीक है। तीन चलना बंद हो गया। पता नहीं हर दिन मेरा लैपटॉप में ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है।
तुम लोग वेट करो, ठीक है, मैं एक बार से लेफ्ट होके ज्वाइन हो रहा है एक बार। स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है सबको? वॉइस है क्लियर दादा। स्क्रीन और हाँ वॉइस? दादा। ओके। देखो हम लोग क्या बोल रहे थे कि मिथोट्रिक्सेट। ओके, तो मिथोट्रिक्सेट के मैंने क्या बताया था, जो लिखा था प्रीवियस स्लाइड में वो डिलीट हो गया, ठीक है। अगर रिकॉर्डिंग जब आएगा तो मिल जाएगा तुम लोग। तो ये मिथोट्रिक्सेट फॉलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। तो मैंने तीन चीज बताया था, एक होता है हमारा पाबा, एक होता है हमारा ग्लूटामेट, और एक होता है हमारा टेरिडीन। ओके, तो इन तीनों से हमारा बनता है डाई हाइड्रोफोलिक एसिड। डाई हाइड्रोफोलिक एसिड, ठीक है। एंजाइम क्या लगता है? डाई हाइड्रोफोलेट सिंथेटेज। डाई हाइड्रोफोलेट सिंथेटेज। और ड्राई हाइड्रोफोलिक एसिड से हमारा बनता है टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड। टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड। ओके, तो इधर एंजाइम कौन सा लगता है? इधर एंजाइम लगता है हमारा डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। ओके, DHR, डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। तो इस एंजाइम को इनहिबिट करता है कौन सा ड्रग? हमारा मिथोट्रिक्सेट। ओके, तो इस एंजाइम को इनहिबिट हो जाएगा तो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनेगा, आगे जाके डीएनए सिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, यही सेम मैकेनिज्म तुम लोग सल्फोनामाइड में देखे हो, जो डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज में काम करता है। जो प्रोग्वानिन प्रोटिमोक्सोजोल देखे हो वो इसी डीएचआर पे काम करता है। लेकिन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है इंपॉर्टेंट, कि जितने भी वो हमारा एंटीबायोटिक्स थे, वो सब ड्रग हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में फॉलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। और मिथोट्रिक्सेट हमारा होस्ट के बॉडी में फॉलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, ठीक है। ये ह्यूमन के बॉडी में काम करता है, याद रखना कि ये हमारा ह्यूमन बॉडी पे काम करता है। और वो ड्रग जितने भी थे सल्फोनामाइड, वो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में तुम्हारा डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, ठीक है। उसमें डीएनए सिंथेसिस इनहिबिट हो जाता है, रेप्लिकेशन इनहिबिट हो जाता है, फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसका डेथ हो जाता है।
इधर ये क्यों किसलिए यूज होता है कि हमारा जो कैंसर सेल है जिसका सेल डिवीजन अनवांटेड हो चुका है, उस सेल डिवीजन को इनहिबिट करने के लिए मिथोट्रिक्सेट होस्ट के बॉडी में काम करता है। अब इसका सबसे बड़ा जो एडवर्स इफेक्ट है इस ड्रग का, मिथोट्रिक्सेट का, वो है हमारा बोन मैरो सप्रेशन। ठीक है, जितने भी ड्रग तुमको एंटी कैंसर में देखने को मिलेगा, ये सारे ड्रग का एक कॉमन एडवर्स इफेक्ट आएगा, वो है बोन मैरो सप्रेशन। ठीक है, ये बोन मैरो सप्रेशन कॉज करता है। अब मीथोट्रिक्सेट का दूसरा यूज भी होता है। ठीक है, कौन सा यूज? ये हमारा इम्यूनो सप्रेसेंट में यूज होता है। इम्यूनो सप्रेसेंट, इम्यूनो सप्रेसेंट में यूज होता है हमारा मिथोट्रिक्सेट। ठीक है, इम्यूनो सप्रेसेंट कब यूज होगा? जब इसको लो डोज में यूज किया जाएगा, तब ये इम्यूनो सप्रेसेंट के काज करेगा। हाई डोज पे यूज किया जाएगा, एंटी कैंसर का काज करेगा। नेक्स्ट है ये जो रिहोमेटॉइड आर्थराइटिस है, याद करो उधर भी मैंने पढ़ाया था रिहोमेटॉइड आर्थराइटिस, उधर भी यूज होता है। तो अभी तक मिथोट्रिक्सेट का 3 यूज देख लिया। एंटी कैंसर सबसे इंपॉर्टेंट यूज है, फिर इम्यूनोसप्रेसेंट और रिहोमेटॉइड आर्थराइटिस। नेक्स्ट आता है हमारा प्यूरिन एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट आता है प्यूरिन एंटागोनिस्ट। प्यूरिन एंटागोनिस्ट में कितने ड्रग थे? क्लासिफिकेशन से किसी को याद है? 2 ड्रग मैंने इधर इंपॉर्टेंट बोला था, 6 मार्केप्टोप्यूरिन और आता है एक 6 थायोगुआनिन। ठीक है, दोनों ड्रग इधर इंपॉर्टेंट है, 6 मार्केप्टोप्यूरिन और 6 थायोगुआनिन। तो ये ड्रग क्या है? ये ड्रग हमारा लगभग प्यूरिन के जैसा दिखता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर तुम स्ट्रक्चर की बात किया करोगे तो सेम न्यूक्लियस दोनों जगह पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्यूरिन में जो न्यूक्लियस होता है वही 6 मार्केप्टोप्यूरिन में भी होता है। ठीक है, तो सेम दिखता है। इसका फायदा क्या है कि ये ड्रग हमारा प्यूरिन के जब बेस पेयर का फॉर्मेशन होता है एडेनिन और गुआनिन, तब ये ड्रग खुद उधर चला जाता है और फॉल्टी डीएनए का जो है सिंथेसिस करता है। ठीक है, अब 6 मार्कअप तो प्यूरिन का मैकेनिज्म एक्शन अगर देखा जाएगा, तो ये हमारा बॉडी में जाने के बाद कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सिक्स थायो सिक्स थायो आयोनोसिन मोनोफॉस्फेट, 6 थायो आयोनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकता है कि 6 TIMP, 6 थायो आयोनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम HEPRT। ओके, हाइपोजैंथिन हाइपोजैंथिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, इस एंजाइम के हेल्प से 6 मार्केप्टोप्यूरिन हमारे बॉडी में जाने के बाद 6 थायो आयोनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट होने के बाद ये क्या होता है? इसका काम क्या है? ये क्या करता है? इनहिबिट करता है प्यूरिन सिंथेसिस को। इनहिबिट प्यूरिन सिंथेसिस बाय ब्लॉकिंग enzyme which is required for blocking enzyme which required for AMP and GMP formation, AMP and GMP formation। एएमपी और जीएमपी फॉर्मेशन के लिए जो एंजाइम का रिक्वायरमेंट होता है, उस एंजाइम को इनहिबिट करके ये प्यूरिन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है हमारा जो 6 मार्केप्टो प्यूरिन है। ठीक है, नेक्स्ट जो दूसरा ड्रग बताया गया था, दूसरा ड्रग है हमारा 6 थायोगुआनिन। दूसरा जो ड्रग है ओक्स है 6 थायोगुआनिन। ओके, तो ये 6 थायोगुआनिन भी सेम मैकेनिज्म पे काम करता है। ये भी हमारा बॉडी में जाने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाता है ना, 6 टीजीएमपी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये टीआईएमपी में कन्वर्ट हो रहे थे, ये टीजीएमपी में कन्वर्ट होगा, थायोगुआनिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, थायोगुआनिन मोनोफॉस्फेट बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम HEPRT। ठीक है, फिर 6 टीजीएमपी में कन्वर्ट हो गया। फिर ये क्या करेगा? ये हमारा डायरेक्टली क्या हो जाएगा? ये डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट इनटू डीएनए सिंथेसिस, इनकॉर्पोरेट इन डीएनए एंड आरएनए। ओके, ये डायरेक्टली हमारा क्या हो जाएगा कि डीएनए का जो एडेनिन और गुआनिन बेस पेयर है उसके जगह पे, ठीक है, गुआनिन के जगह पे
ये चला जाएगा, ये चला जाके फॉल्टी डीएनए जो है सिंथेसिस करेगा। फिर इसके क्या होगा कि हमारा फॉल्टी डीएनए सिंथेसिस होगा। फॉल्टी डीएनए सिंथेसिस होगा तो कुछ टाइम के अंदर ही की डीएनए का जो डबल स्टैंड है, डबल स्टैंड ब्रेक कर जाएगा और डीएनए डैमेज हो जाएगा। ठीक है, सब टारगेट का टारगेट वही है कि डीएनए सिंथेसिस को किसी भी सिचुएशन में हमें रोकना है। ठीक है, तो दोनों ड्रग हो गया, 6 मार्केप्टोप्यूरिन और 6 थायोग्वानिन। ये जितने भी एंटी मेटाबोलाइट क्लास के ड्रग है, चाहे तुम्हारा मिथोट्रिक्सेट हो या फिर 6 MP या 6 TG या आगे जाके जो पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट है, ये सारे ड्रग हमारा कौन सी सेल साइकिल में काम करता है? जो एस फेज होता है। ठीक है, सेल साइकिल का जो एस फेज होता है, इस एस फेज में काम करता है, क्योंकि एस फेज में ही हमारा क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो एस फेज में सारे एंटीमेटाबोलाइट क्लास के ड्रग जो है काम करता है। नेक्स्ट आता है हमारा पिरिमिडीन एंटागोनिस्ट। पिरिमिडीन एंटागोनिस्ट में कौन सी ड्रग आएगा? एक ड्रग आएगा जिसका नाम है हमारा 5-फ्लोरोयूरासिल। 5-फ्लोरोयूरासिल। ओके, ये हमारा पिरिमिडिन एंटागोनिस्ट है। इससे पहले वो दो प्यूरिन एंटागोनिस्ट था। पिरिमिडिन एंटागोनिस्ट इसका मैकेनिज्म है क्या? ये हमारा बॉडी में जाने के बाद सिक्स जो 5-फ्लोरोयूरासिल है, ये कन्वर्ट हो जाता है FDUMP। इसका फुल फॉर्म है 5-फ्लोरो 2 डीऑक्सी यूरिडिन मोनोफॉस्फेट। ओके, 5-फ्लोरो 2 डीऑक्सी यूरिडिन मोनोफॉस्फेट। तो 5-फ्लोरोयूरासिल बॉडी में जाने के बाद कन्वर्ट हो गया 5-फ्लोरो 2 डीऑक्सी यूरिडिन मोनोफॉस्फेट। फिर ये क्या करेगा? इनहिबिट दी थाइमिडाइलेट सिंथेज। थाइमिडाइलेट सिंथेटेज एंजाइम को ये इनहिबिट करेगा। इस एंजाइम का एक्चुअली काम क्या थे? थाइमिडाइलेट सिंथेटेज। ये एंजाइम करता क्या है कि थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट DTMP, थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट टू थाइमिडिन ट्राइफॉस्फेट का जो कन्वर्सन है, इसको प्रोमोट करवाता है ये एंजाइम थाइमिडाइलेट सिंथेटेज। जो आगे जाके इससे इससे हमारा क्या बनेगा? आगे जाके इससे हमारा डीएनए बनेगा और इस कन्वर्सन को करवाता है थाइमिडाइलेट सिंथेटेज। और 5-फ्लोरोयूरासिल इस थाइमिडाइलेट सिंथेटेज को इनहिबिट कर देगा, तो आगे जाके ये कन्वर्सन ब्लॉक हो जाएगा और डीएनए सिंथेसिस भी बंद हो जाएगा। क्लियर है 5-फ्लोरोयूरासिल का मैकेनिज्म? किसी का कुछ है। डाउट है? चलो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट आता है विंक एल्कलॉइड्स। अब आ गया जितने भी हमारा प्लांट प्रोडक्ट थे। ठीक है, प्लांट प्रोडक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? विंक एल्कलॉइड्स है। तो इस विनका से हम लोग को दो ड्रग मेनली मिलता है, एक होता है विनक्रिस्टिन और दूसरा होता है हमारा विनब्लास्टिन। ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या है? विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन दोनों का मैकेनिज्म सेम ही है। ठीक है, तो इसका जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म जानने से पहले एक चीज मैं बता देता हूँ कि जो सेल साइकिल होता है, ठीक है, जो सेल साइकिल होता है, इधर जो माइटोटिक फेज है, ओके, माइटोटिक फेज के अंदर 4 फेज आता है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनोफेज, टेलोफेज। ठीक है, 4 फेज आता है माइटोटिक फेज के अंदर। तो ये जितने भी हमारा प्लांट प्रोडक्ट होगा, ठीक है, चाहे तुम्हारा विंक एल्कलॉइड्स हो, चाहे तुम्हारा जो क्या बोलता है, जो एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन से हमारा जो मिलता है, तुम्हारा ये पैक्लेटैक्सेल और डोपेटैक्सेल हो गया, ये टैक्सिन क्लास की ड्रग। एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन भी कभी कभी इस माइटोटिक फेज में जो है काम करता है। ठीक है, मेनली विन का सबसे अच्छा ये माइटोटिक फेज को इनहिबिट करता है। ठीक है, सेल साइकिल को। अब ये माइटोटिक फेज में सेल साइकिल डीएनए मतलब नया सेल बनने के लिए, क्योंकि माइटोटिक फेज में क्या है? ऑलरेडी डीएनए बन गया है। एस फेज के बाद आता है हमारा माइटोटिक फेज, तो ऑलरेडी डीएनए बन गया है। अब क्या है कि नया सेल बनेगा। तो नया सेल बनने के लिए जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है, माइक्रोट्यूब्यूल, ये माइक्रोट्यूब्यूल का क्या है? इसका एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है कि डायनामिक होना चाहिए माइक्रोट्यूब्यूल को। सेल साइकिल आगे फॉरवर्ड होने के लिए, प्रोफेज से मेटाफेज, मेटाफेज से एनाफेज, एनाफेज से टेलोफेज होने के लिए माइक्रोट्यूब्यूल को डायनामिक कंडीशन में होना चाहिए। डायनामिक कंडीशन बोले तो इसका पॉलीमराइजेशन,
पॉलीमराइजेशन एंड डीपॉलीमराइजेशन। ठीक है, इसका पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन दोनों ही होना चाहिए। मतलब ये कभी भी स्टेबल नहीं होना चाहिए। इसका पॉलीमराइजेशन मतलब माइक्रोट्यूब्यूल का ग्रोइंग होगा, फिर डीपॉलीमराइजेशन मतलब उसका सिंकिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन दोनों ही होना चाहिए माइक्रोट्यूब्यूल को। आगे जाके क्या है कि क्रोमोसोम सेपरेशन होने में और डीएनए जो सेल नতুन नया सेल बन रहा है, सेल बनने के लिए ये माइक्रोट्यूब्यूल को हमेशा डायनामिक कंडीशन में ही होना चाहिए। अब ये जो विनका अल्कालॉइड्स है, ये क्या करता है, हमारे बॉडी में जाने के बाद बीटा ट्यूब्यूलिन से बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद ये माइक्रोट्यूब्यूल का जो पॉलीमराइजेशन है, पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट कर देता है। माइक्रोट्यूब्यूल का पॉलीमराइजेशन इनहिबिट हो जाएगा तो माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन बंद हो जाएगा और मेटाफेज जो है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, मेटाफेज जो फेज है हमारा माइटोटिक फेज का, जो सब फेज है मेटाफेज, वो मेटाफेज आगे जाके बंद हो जाएगा। ठीक है, मेटाफेज बंद हो जाएगा तो सेल साइकिल बंद हो जाएगा, आगे जाके नया सेल नहीं बनेगा। ठीक है, यही हमारा टारगेट है। विनकल कलर्स की इंपॉर्टेंट पॉइंट दो है, ये एक लाइन है, दूसरा ये लाइन है कि विनकल कलर्स हमारा किससे बाइंड करता है, बीटा ट्यूब्यूलिन से बाइंड करता है और आगे जाके माइक्रोट्यूब्यूल का जो पॉलीमराइजेशन है उसको इनहिबिट कर देता है। ठीक है, ये याद रखना कि पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, और दोनों होना चाहिए माइक्रोट्यूब्यूल में, पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड लिखा है, देखो ये हमारा एम फेज में काम करता है, प्रिवेंट द क्रोमोसोम सेपरेशन। अब मैंने पहले ही बताया था कि माइक्रोट्यूब्यूल को डायनामिक कंडीशन में होना चाहिए, नहीं होगा तो आगे जाके क्रोमोसोम सेपरेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो क्रोमोसोम सेपरेशन को प्रिवेंट कर देता है। और जो विन क्रिस्टीन है ये हमारा न्यूरोटॉक्सिक है, और विन ब्लास्टिन जो है ये मायलो सप्रेशन है, मतलब बोन मैरो को सप्रेस करता है। ठीक है, ये दोनों का स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट है, विन क्रिस्टीन न्यूरोटॉक्सिक है और हमारा भिन्ब्लास्टिन जो है मायलो सप्रेशन में करता है। नेक्स्ट है विनक्रिस्टिन हमारा चाइल्डहुड एक्यूट ल्यूकेमिया में यूज होता है। ठीक है, चाइल्डहुड एक्यूट ल्यूकेमिया, ये पॉइंट याद रखना है, एक्यूट ल्यूकेमिया, क्योंकि आगे जाके हम क्रोनिक ल्यूकेमिया में दूसरा ड्रग देखेंगे। और विनब्लास्टिन में कौन सा यूज होता है, विनब्लास्टिन हमारा हॉजकिन डिजीज और ब्रेस्ट कैंसर में यूज होता है। हॉजकिन डिजीज बोले तो जो लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर होता है। ठीक है, लिम्फेटिक कैंसर को हम हॉजकिन डिजीज कहता है, तो हॉजकिन डिजीज और ब्रेस्ट कैंसर में हमारा विनब्लास्टिन जो है यूज होता है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा टैक्सिन क्लास के ड्रग। टैक्सिन क्लास में हमारा कौन सी ड्रग आएगा, दो ड्रग आएगा, पैक्लिटैक्सेल और डोक्लेटैक्सेल। ठीक है, ये दोनों ड्रग भी मैंने बताया कि एम फेज में काम करेगा, मतलब एम फेज को इनहिबिट करेगा। अब इसका मैकेनिज्म देखो, ये भी हमारा सेम माइक्रोट्यूब्यूल बीटा ट्यूब्यूलिन के साथ बाइंड कर रहा है। बाइंड करने के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, प्रोमोट दी माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन। ये ड्रग माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन को प्रोमोट कर रहा है। फिर आगे जाके क्या हो जाए, प्रिवेंट दी माइक्रोट्यूब्यूल डीपॉलीमराइजेशन, मतलब ये सिर्फ पॉलीमराइजेशन को ही प्रोमोट कर रहा है, जिसके वजह से डीपॉलीमराइजेशन नहीं हो पा रहा है। मैंने बताया था दोनों जरूरी है, पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन। और डीपॉलीमराइजेशन बंद होने की वजह से इधर भी सेम प्रॉब्लम दिखेगा जो तुम्हारा विनका में दिखता है। इधर भी हमारा माइटोटिक फेज जो है अरेस्ट हो जाएगा, माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन नहीं होगा, आगे जाके हमारा मेटाफेज ब्लॉक हो जाएगा। क्लियर है, लेकिन दोनों का मैकेनिज्म में डिफरेंस है। ये माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट करता है, ये प्रोमोट करता है। देखो यही क्वेश्चन आता है कि कौन हमारा प्रोमोट करता है, कौन इनहिबिट करता है। ये प्रोमोट करता है, फिर भी आगे जाके माइटोटिक फेज जो है हमारा इनहिबिट हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया था दोनों चाहिए, पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन। क्लियर है, इसका मेन एडवर्स इफेक्ट है हमारा रिवर्सिबल मायलोसप्रेशन। जो इधर पॉइंट लिखा है ये देखो, माइटोसिस रिक्वायर, माइटोसिस रिक्वायर द डायनामिक माइक्रोट्यूब्यूल। क्लियर है, ये डायनामिक होना चाहिए माइक्रोट्यूब्यूल को, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल मोस्ट कंटिन्यूअसली पॉलीमराइज एंड डीपॉलीमराइज दोनों होना चाहिए उसके अंदर। अगर नहीं होगा, ये डायनामिक जो इंस्टेबिलिटी है यही आगे जाके हमारा क्रोमोसोम सेपरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये डायनामिक कंडीशन ही क्रोमोसोम सेपरेशन में हेल्प करेगा, तो डायनामिक नहीं होगा तो क्रोमोसोम सेपरेशन नहीं हो पाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा इम्पीपोटोफाइलोटॉक्सिन। एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन, ये जो प्लांट है ये सब प्लांट डेरिवेटिव है। ठीक है, टैक्सन भी प्लांट डेरिवेटिव था,
एपीपोडोफाइलोटॉक्सिन भी हमारा क्या है, प्लांट है। तो इसका जो मैकेनिज्म एक्शन है, दो ड्रग इधर से हमको मिलता है, एपी इटोपोसाइड और टेनोपोसाइड। मैकेनिज्म एक्शन क्या है कि ये हमारा टोपो आइसोमेरेज 2 जो एंजाइम है, एंजाइम को इनहिबिट करता है। तो पहले तुम लोग को जानना पड़ेगा कि ये जो टोपो आइसोमेरेज है, इस एंजाइम का एक्चुअली काम क्या है। ये जो टोपो आइसोमेरेज 2 है, ये क्या करता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारा डीएनए सिंथेसिस में, डीएनए का डबल स्ट्रैंड फॉर्मेशन में, ठीक है। ये पहला जो करता है, फर्स्ट स्टेप में क्या करता है कि टेम्पोरली कट दी डीएनए स्ट्रैंड। मैं ड्रग की मैकेनिज्म नहीं बोल रहा हूँ, एंजाइम का बोल रहा हूँ कि एंजाइम क्या काम करता है। नॉर्मली ये फर्स्ट स्टेप में जाके पहले डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड है, डीएनए का डबल स्ट्रैंड को ये क्या करता है, कट करता है, ठीक है। डीएनए का डबल स्ट्रैंड कट करता है, क्यों करता है, क्योंकि डीएनए का जो तुम लोग स्ट्रक्चर अगर देखे होगे तो उसमें देखना डबल स्ट्रैंड है, उसके साथ सुपर कॉइलिंग भी है, ठीक है, वो स्टेट नहीं है, ठीक है। तो ये सुपर कॉइल फॉर्मेशन के लिए पहले डबल स्ट्रैंड को ये कट कर देता है to relieve the supercoil formation, relieve the supercoiling formation। फिर डीएनए स्ट्रैंड को फिर से ये क्या करता है, जोड़ देता है, देन rejoin the डीएनए स्ट्रैंड, rejoin डबल डीएनए स्ट्रैंड। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है। नॉर्मली टोपोआइसोमेरेज 2 पहले डीएनए स्ट्रैंड को काट कर देता है, जो डबल स्ट्रैंड डीएनए है, दोनों ही स्ट्रैंड को काट करता है, ठीक है। याद रखना है कि दोनों जो डबल स्ट्रैंड है, दोनों को ही काट करता है, फिर उसका सुपर कॉइलिंग फॉर्मेशन हो जाता है, होने के बाद दोबारा उसको जोड़ देता है, ठीक है। ये टोपोआइसोमेरेज 2 का काम है एक्चुअली हमारे बॉडी पे। अब ये जो ड्रग है एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन क्लास की, इटोपोसाइड और टेनोपोसाइड, ये इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। तो एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा, मतलब एंजाइम का जो काम थे वो नहीं होगा। तो क्या प्रॉब्लम होगा कि लास्ट में ये जाके जो एंजाइम के वजह से जो डीएनए का काट डबल स्ट्रैंड थे वो जो जुड़ रहे थे, वो ज्वाइन नहीं होगा, ठीक है। प्रिवेंट द रीलाइगेशन ऑफ द डबल स्ट्रैंड डीएनए ब्रेक, ठीक है। डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड है वो ब्रेक होने के बाद जो रीजॉइन हो रहे थे वो रीजॉइन नहीं हो पाएगा, वो प्रिवेंट हो जाएगा। तो रीजॉइन नहीं होगा तो डीएनए का डबल स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, ब्रेक कंडीशन में ही एक्युमुलेशन होगा, तो डीएनए का रेप्लिकेशन इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है। और ये जिसके वजह से हमारा सेल डेथ होने लगेगा। और इस क्लास की जो ड्रग है, ये मेनली जो एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन क्लास की ड्रग है, ये मेनली हमारा कौन सी क्लास में कौन सी सेल साइकिल में काम करता है, ये मेनली हमारा G2 में काम करता है, ठीक है। G2 फेज हमारा बंद हो जाएगा, फिर हमारा एपोप्टोसिस मतलब सेल डेथ होता है, ठीक है। लास्ट में जाके सेल का डेथ होने लगेगा, डीएनए रेप्लिकेशन रुकने की वजह से। क्लियर है। टोपो आइसोमेरेज 2 को इनहिबिट करता है। जो तुम लोग फ्लूरोक्विनोलोन पढ़े हो एंटीबायोटिक्स में, तो फ्लूरोक्विनोलोन भी थोड़ा सा याद करो कि वो भी हमारा टोपो आइसोमेरेज 2 को इनहिबिट करता है, लेकिन वो बैक्टीरिया में करता है, ठीक है। टोपो आइसोमेरेज 2 और डीएनए गाइरेज दोनों को इनहिबिट करता है हमारा फ्लूरोक्विनोलोन क्लास के ड्रग। तो वो बैक्टीरिया में करता है, और ये हमारा होस्ट के बॉडी में, ह्यूमन के बॉडी में टोपो आइसोमेरेज 2 को इनहिबिट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कैम्प्टोथेसिन एनालॉग, ठीक है। कैम्प्टोथेसिन भी क्या है, ये भी हमारा एल्कलॉइड है, प्लांट प्रोडक्ट है। कैम्प्टोथेकिया एक्यूमिनेटा से ये मिलता है हम लोग को। और इसका अगर क्लास बताया जाएगा तो ये हमारा क्यूनोलिन अल्कालॉइड्स के अंदर आता है। क्यूनोलिन अल्कालॉइड्स के अंदर दो आता है मेनली, हमारा क्यूनिन आता है और कैम्प्टोथेसिन आता है। तो कैम्प्टोथेसिन का मैकेनिज्म एक्शन है, इट इनहिबिट द टोपो आइसोमेरेज 1। क्लियर। टोपो आइसोमेरेज 1 का काम क्या है, सेम है, ठीक है। 2 का काम थे हमारा डीएनए का डबल स्ट्रैंड को ब्रेक करके दोबारा ज्वाइन करना। 1 का काम है डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड को ब्रेक करके दोबारा ज्वाइन करना। तो ये एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, तो डीएनए का जो सिंगल स्ट्रैंड है वो दोबारा ज्वाइन नहीं होगा, क्योंकि ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा। तो रीलाइगेशन ऑफ द सिंगल स्ट्रैंड डीएनए ब्रेक, ये प्रिवेंट हो जाएगा। जो ब्रेक डीएनए स्ट्रैंड थे सिंगल, वो दोबारा ज्वाइन नहीं होएगा इस एंजाइम को ब्लॉक करने की वजह से, जिसके वजह से हमारा डीएनए रेप्लिकेशन इनहिबिट हो जाएगा, और ये मेनली एस फेज पे काम करेगा, ठीक है।
याद रखना, किसी किसी जगह पे तुमको ये मिल सकता है कि ये जो कैम्प्टोथेसिन एनालॉग है, इस क्लास की ड्रग का नाम क्या है? टोपोटिकन। टोपोटिकन और इरिनोटिकन। तो ये जो टोपोटिकन और इरिनोटिकन ड्रग है, किसी किसी जगह पे तुमको दिख सकता है कि ये हमारा G2 फेज में ही काम करता है। ठीक है, तो ये G2 फेज में भी इसका एक्शन आता है और उसके साथ एस फेज में भी ये दिखता है। ठीक है, एस फेज में भी इसका एक्शन आता है। और प्रीवियस वाला ये जो एपीपोडोफाइलोटॉक्सिन था, इसका भी वही हाल है, ये जी फेज में भी आता है और एस फेज में भी आता है इसका एक्शन। ठीक है, G2 के साथ साथ एस फेज में भी आता है। तो ये दोनों ऐसी क्लब की ड्रग है जो दोनों जगह पे इसका एक्शन जो आता है। ठीक है, अब ऑप्शन के हिसाब से तुमको आंसर लगाना है कि G2 लगाना है या एस लगाना है। ठीक है, अगर कैम्प्टोथेसिन एनालॉग में दोनों ऑप्शन पे है और बोथ नहीं है तो एस फेज में ही जाना। ठीक है, एस फेज में ही इसका आंसर जाएगा कैम्प्टोथेसिन एनालॉग का। टोपोटिकन और रिनोटिकन हमारा एस फेज में ही डीएनए रेप्लिकेशन को प्रिवेंट करता है, टोपोआइसोमेरेस 1 को इनहिबिट करके। नेक्स्ट आता है, आप प्लांट प्रोडक्ट हो गया, अल्काइलेटिंग एजेंट हो गया, नेक्स्ट लास्ट में आता है हमारा एंटीबायोटिक्स। क्लियर है? एंटीबायोटिक्स में क्या है, ये सब एंटीबायोटिक्स है। ठीक है, कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स अब कैंसर में यूज होने वाला है ये देख ली। ठीक है, एंटीबायोटिक्स में क्या देखना है, एक तो सोर्स देखना है, मैकेनिज्म देखना है, और यूज देखने का जरूरत नहीं क्योंकि यूज तो सही है कि ये कैंसर में यूज होगा। ठीक है, डिफरेंट टाइप का जो अलग अलग कैंसर है उसमें यूज होगा। तो फर्स्ट है हमारा डॉक्सोरूबिसिन। ओके, तो डॉक्सोरूबिसिन जो है, सोर्स देख लेना, सोर्स तुम लोग अभी भी देख सकते हो या फिर नेक्स्ट क्लास में मैं एक टेबल लेके आऊंगा जहाँ पे पूरा जितने भी हमारा एंटीबायोटिक्स है, ठीक है, एकदम बीटा लैक्टम सल्फोनामाइड से स्टार्ट करके अप टू कैंसर तक जितने भी एंटीबायोटिक्स है, सारे ड्रग का सोर्स मैं एक टेबल में लेके आऊंगा, उधर भी रहेगा, तब भी देख सकते हो या फिर अभी भी देख लो कि सोर्स क्या क्या है। डॉक्सोरूबिसिन जो है ये और डैनोरूबिसिन दोनों सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलता है, स्ट्रेप्टोमाइस प्यूसेटियस। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है हमारा, इंटरकलेट द डीएनए एंड टोपोआइसोमेरेस 2 को इनहिबिट करता है। टोपोआइसोमेरेस 2 का मैंने फंडा अभी बता दिया है कि टोपोआइसोमेरेस 2 के वजह से कैसे डीएनए स्ट्रैंड ब्रेक हो जाता है, ब्रेक डीएनए स्ट्रैंड जोड़ता नहीं है इसके वजह से। और इंटरकलेट द डीएनए, इंटरकलेट डीएनए इसका मतलब है कि ये जो डॉक्सोरूबिसिन है, ठीक है, इट सेल्फ एंटर इन प्लेस ऑफ डीएनए बेस पेयर। ये डॉक्सोरूबिसिन डीएनए का जो बेस पेयर है प्यूरिन और pyrimidine, उसके जगह पे ये खुद चला जाता है, जाके फॉल्टी डीएनए का सिंथेसिस करता है। इसको हम बोलते हैं कि इंटरकलेट डीएनए, और उसके साथ टोपोआइसोमेरेस 2 को भी ये इनहिबिट करता है। डैनोरूबिसिन का भी सेम मैकेनिज्म एक्शन है, सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये भी मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारा, ये छोड़ दो, इसको देखने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा बेलियोमाइसिन। बेलियोमाइसिन हम लोग को यहाँ से मिलता है कि स्टेप्टोमाइज वर्टिसिलस। ठीक है, नाम याद रखना है कि स्टेप्टोमाइस वर्टिसिलस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम लोग को बेलियोमाइसिन मिलता है। ये क्या करता है, ये फ्री रेडिकल जनरेट करता है। ठीक है, फ्री रेडिकल, कोई भी ऐसे ड्रग या फिर सब्सटेंस जो हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल जनरेट करता है, तो वो क्या करता है, वो बॉडी में ऑक्सीडेटिव डैमेज कॉज करता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज। और ये ऑक्सीडेटिव डैमेज की वजह से आगे जाके डीएनए स्ट्रैंड जो है ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेलियोमाइसिन। ये बेलियोमाइसिन एक ऐसा ड्रग है पूरे एंटीबायोटिक्स में जो सेल साइकिल स्पेसिफिक है। बाकी कोई भी एंटीबायोटिक हमारा सेल साइकिल स्पेसिफिक नहीं है, ये सब नॉन स्पेसिफिक है। ओनली बेलियोमाइसिन जो है ये G2 फेज स्पेसिफिक है। ये प्रीवियस ईयर में आया है कि कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक है जो सेल साइकिल स्पेसिफिक है, तो ओनली आंसर बेलियोमाइसिन में जाएगा। ठीक है, और कोई भी एंटीबायोटिक हमारा सेल साइकिल स्पेसिफिक नहीं है। नेक्स्ट आता है डैक्टिनोमाइसिन, या फिर इसको हम सिनोमाइसिन डी भी कह सकता है। ठीक है, तो ये कहाँ से मिलता है, ये मिलता है स्ट्रेप्टोमाइस पार्वुलस से मिलता है। और ये भी हमारा डीएनए इंटरकलेक्ट करके उसमें फॉल्टी डीएनए का सिंथेसिस करवाता है। नेक्स्ट आता है मिटोमाइसिन सी, ये हम लोग को वही स्टेप्टोमाइसिन रिसेप्टर्स से मिलता है। ये अल्काइलेट्स और क्रॉस लिंकिंग द डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, ये डीएनए स्ट्रैंड के बीच में क्रॉस लिंकिंग करवाता है और ये भी आगे जाके हमारे फॉल्टी डीएनए का सिंथेसिस करता है। ठीक है,
तो क्या याद रखना है, देखो मैक्सिमम जितना एंटीबायोटिक्स है सबका मैकेनिज्म लगभग सेम है। सब ड्रग हमारा क्या करता है, इंटरकलेक्ट करता है डीएनए को, और दूसरा हमारा टोपो आइसोमेरेज 2 को इनहिबिट करता है, डॉक्सोरुबिसिन और डैनोरुबिसिन। एक्सेप्ट सिर्फ बेलियोमाइसिन के बारे में तुम लोग देखो कि ये थोड़ा अलग मैकेनिज्म पे काम कर रहा है, ये थोड़ा अलग टाइप का है, ठीक है। पूरा एंटीबायोटिक के क्लास में ये बेलियोमाइसिन जो है ये थोड़ा अलग है, ठीक है। देखो इसका मैकेनिज्म भी अलग है, ये सेल साइकिल स्पेसिफिक है, और इसका माइक्रोऑर्गेनिज्म की सोर्स भी अलग है, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखना कि बेलियोमाइसिन ये मिलता है स्ट्रेप्टोमाइस वर्टिकुलस से मिलता है, सेल साइकिल स्पेसिफिक है, फ्री रेडिकल जनरेट करता है, जनरेट करके ऑक्सीडेटिव डैमेज करके डीएनए स्ट्रैंड को ब्रेक करता है, और ये G2 फेज स्पेसिफिक है, ठीक है। बाकी सारे एंटीबायोटिक्स हमारा वही टोपोआइसोमेरेज 2 को इनहिबिट करता है और इंटरकलेक्ट करता है डीएनए को। क्लियर है सबको? किसी का डाउट है? नहीं है, चलो नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड आज की चैप्टर का, वो है एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। इसमें जितने भी ड्रग है कैंसर में सबका एडवर्स इफेक्ट लिखा है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस जिस एडवर्स इफेक्ट में मैं टिक कर रही हूँ ये कभी भी भूलना मत, ठीक है। अल्काइलेटिंग एजेंट के अंदर साइक्लोफॉस्फेमाइड, आइफॉस्फेमाइड, प्रीवियस क्लास में बताया था। इसका जो मेन एडवर्स इफेक्ट है वो क्या है, वो है हेमोरेजिक सिस्टाइटिस, ठीक है। हेमोरेजिक सिस्टाइटिस कॉज कौन करता है, एक्रोलीन, याद है सबको। एक्रोलीन इसका टॉक्सिक मेटाबोलाइट है। एक्रोलीन हमारा साइक्लोफॉस्फेमाइड का टॉक्सिक मेटाबोलाइट है, जो हेमोरेजिक सिस्टाइटिस कॉज करता है। हेमोरेजिक सिस्टाइटिस का मतलब क्या है कि किडनी का जो ब्लड वेसल है उसको डैमेज करता है, किडनी ब्लड वेसल डैमेज। तो साइक्लोफॉस्फेमाइड या फिर आइफॉस्फेमाइड का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हेमोरेजिक सिस्टाइटिस कॉज करता है, ठीक है। मायलोसप्रेशन सब में देखने को मिलेगा, और इसको प्रिवेंट करने के लिए, इस टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए साथ में क्या दिया जाता है, मेसना दिया जाता है, ठीक है। 2 मार्केप्टोइथेन सल्फोनेट केमिकल नेम है इसका, मेसना का। वो हेमोरेजिक सिस्टाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए साइक्लोफॉस्फेमाइड के साथ कॉम्बिनेशन में मेसना दिया जाता है, क्लियर। नेक्स्ट है प्लैटिनियम कंपाउंड, कार्बोप्लाटिन सिस्प्लैटिन। मेन एडवर्स इफेक्ट क्या है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ओटोटॉक्सिसिटी एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी। नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ओटोटॉक्सिसिटी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। और ओटोटॉक्सिसिटी सबसे ज्यादा सिस्प्लैटिन में दिखता है, ठीक है। ओटोटॉक्सिक सबसे ज्यादा सिस्प्लैटिन में दिखता है, नेफ्रोटॉक्सिक, ओटोटॉक्सिक, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। और एक पॉइंट है, ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है वो है एमिसिस। पूरे कैंसर क्लास की सबसे ज्यादा एमिटिक ड्रग है ये प्लैटिनियम कंपाउंड, ठीक है, जो सबसे ज्यादा वोमिटिंग कॉज करवाता है, क्लियर। और इस वोमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या यूज करता है, सेरोटोनिन में पढ़ाया था, 5-HT3 एंटागोनिस्ट, ठीक है। सेरोटोनिन क्लास की जो सेरोटोनिन 3 रिसेप्टर है, इसका एंटागोनिस्ट का नाम ओंडेनसेट्रॉन ग्रेनिसेट्रॉन है, जो केमोथेरेपी इंड्यूस वोमिटिंग में यूज होता है, क्लियर। नेक्स्ट है एंटी मेटाबोलाइट। हाँ, नेक्स्ट आता है एंटी मेटाबोलाइट्स। एंटी मेटाबोलाइट में हमारा क्या है, मेथोट्रेक्सेट, ट्राइफ्लोरोयूरासिल, साइट्राबिन, इनका मेन एडवर्स इफेक्ट है माइलोसप्रेशन, मैंने बताया था, और म्यूकोसिस्टिस। माइलोसप्रेशन और म्यूकोसिस्टिस ये कॉमन एडवर्स इफेक्ट सब में देखने को मिलेगा, तो ये याद रखने वाला पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट आता है एंथ्रासाइक्लिन। एंथ्रासाइक्लिन में हमारा डॉक्सोरुबिसिन, डैनोरुबिसिन आएगा। इसका मेन एडवर्स इफेक्ट ये है कार्डियक टॉक्सिसिटी, ठीक है। कार्डियक टॉक्सिसिटी कॉज करता है ये डॉक्सोरुबिसिन, डैनोरुबिसिन। विनका अल्कालॉइड्स में मेन एडवर्स इफेक्ट क्या है, मैंने पहले भी बताया कि विनक्रिस्टिन का मेन एडवर्स इफेक्ट है न्यूरोपैथी, और विनब्लास्टिन का मेन एडवर्स इफेक्ट है मायलोसप्रेशन। और न्यूरोपैथी हमारा विनक्रिस्टिन में मेनली दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टैक्सन क्लास के ड्रग, टोपोटेकन, इरिनोटेकन, सॉरी वो तो कैम्प्टोसिसिन है। टैक्सन क्लास की ड्रग है हमारा पैक्लिटैक्सिल और डोपेटैक्सिल। तो ये जो टैक्सन क्लास की ड्रग है इसका मेन एडवर्स इफेक्ट है हमारा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ओके।
हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एंड न्यूरोपैथी, दोनों मेन एडवर्स इफेक्ट है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एंड न्यूरोपैथी। नेक्स्ट आता है टोपो आइसोमेरेज इनहिबिटर। टोपो आइसोमेरेज इनहिबिटर में कौन से आएगा, जो हमारा टोपोटिकन इरिनोटिकन है, ये भी टोपो आइसोमेरेज इनहिबिटर। जो इटोपोसाइड टेनिपोसाइड है, ये भी हमारा टोपो आइसोमेरेज इनहिबिटर है। एक टोपो आइसोमेरेज 2 को इनहिबिट करता है, एक 1 को इनहिबिट करता है। तो इनका जो मेन एडवर्स इफेक्ट है वो है डायरिया, सबसे ज्यादा इरिनोटिकन में दिखता है। ठीक है, सबसे ज्यादा इरिनोटिकन में। तो कैंसर में ऐसा कौन सा ड्रग है जो सबसे ज्यादा डायरिया प्रोड्यूस करता है, वो है इरिनोटिकन। कैंसर में ऐसा कौन सा ड्रग है जो सबसे ज्यादा वोमिटिंग करता है, वो है हमारा सिस्प्लेटिन। नेक्स्ट आता है टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर। टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर, देखो ये हार्मोनल डेरिवेटिव है, क्लासिफिकेशन में बताया था। इमोटिनिब, निलोटिनिब, दासाटिनिब, ये तीनों हमारा टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर था। ठीक है, ये इसका मेन एडवर्स इफेक्ट है एडिमा। ठीक है, सबसे ज्यादा इमाटिनिब के साथ दिखता है, एडिमा कॉज कर सकता है, उसके साथ रैश और डायरिया ये कॉमन है। ठीक है, याद रखने वाली पॉइंट ये है कि टायरोसिन काइनेज जो है हमारा एडिमा कॉज करता है। क्लियर है। और हार्मोन के जितने भी ड्रग कराया गया था, मतलब हार्मोन डेरिवेटिव जो हमारा कैंसर में यूज होता है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है यही टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर, जिसमें हमारा इमाटिनिब आता है। ठीक है, और ये जो इमाटिनिब है, ये इमाटिनिब हमारा क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया में यूज होता है। क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, एक्यूट ल्यूकेमिया में मैंने बताया था कि क्लोराम्ब्यूसिल जो है वो एक्यूट लिम्फेटिक, जो एक्यूट ल्यूकेमिया थे, एक्यूट ल्यूकेमिया थे हमारा मेनली यूज होता है विनक्रेस्टिन। ठीक है, एक्यूट ल्यूकेमिया में विनक्रेस्टिन यूज होता है, और क्रोनिक ल्यूकेमिया में हमारा जो इमाटिनिब है यूज होता है, और लिम्फेटिक ल्यूकेमिया में हमारा क्लोराम्ब्यूसिल यूज होता है। ठीक है, एक लिम्फेटिक, और ये आता है एक्यूट ल्यूकेमिया। चाइल्डहुड एक्यूट ल्यूकेमिया में विनक्रेस्टिन, क्रोनिक में इमाटिनिब। क्लियर है एडवर्स इफेक्ट सबको। है दादा। ओके, तो देखो यही पे तुम्हारा जो है कैंसर का पूरा चैप्टर जो है खत्म होता है। ठीक है, पूरा क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म एक्शन और एडवर्स इफेक्ट, ये स्लाइड कर लोगे लास्ट पर तो सारे ड्रग का एडवर्स इफेक्ट तुम्हें इस स्लाइड से याद हो जाएगा। ठीक है, तो तुम लोग मुझे एक एक करके क्वेश्चन का आंसर बताओ। कुछ क्वेश्चन है इस चैप्टर का। चलो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। The cisplatin. सिस्प्लेटिन। सब लोग का आंसर आना चाहिए, कमेंट सिस्प्लेटिन में भी बोल है। सकते हो। ओके, दी फॉलोइंग ड्रग एंटी कैंसर ड्रग कैन इमिटोजेनिक पोटेंशियल। हमें बताया था कि जो हमारा प्लैटिनियम कॉम्प्लेक्स क्लास की ड्रग है सिस्प्लेटिन, कार्बोप्लेटिन, ये सबसे ज्यादा एमिसिस जो है कॉज करता है। तो विनक्रिस्टिन नहीं करेगा, क्लोराम्ब्यूसिल नहीं करेगा, 6 मार्केप्टोप्यूरिन नहीं करेगा, आंसर जो होगा सिस्प्लेटिन होगा। नेक्स्ट इसका आंसर बताओ। अल्काइलेटिंग एजेंट एक्सर्ट द साइटोटॉक्सिक एक्शन बाय इंक्लूडिंग ब्रेक द डीएनए स्ट्रैंड, क्रॉस लिंकिंग डीएनए स्ट्रैंड, एबनॉर्मल पेयरिंग, और ऑल ऑफ द अबव। कौन सा आंसर होगा बताओ। दादा ऑल ऑफ द अबव है। ओके, सबका आंसर वही है। इसका जो आंसर है ये डी ही होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, अल्काइलेटिंग एजेंट भूल गए हो तो एक बार देख लो। देखो अल्काइलेटिंग एजेंट पे मैंने तीनों बताया था, ये क्रॉस लिंकिंग करेगा, एब्नॉर्मल बेस पेयरिंग करेगा, और आगे जाके हमारा डीएनए सिंथेसिस को, डीएनए स्ट्रैंड ब्रेक होगा, और आगे जाके डीएनए सिंथेसिस जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों कॉज करता है अल्काइलेटिंग एजेंट। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बताओ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट एक्शन ऑफ द क्लोराम्ब्यूसिल। क्लोराम्ब्यूसिल का सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट एक्शन कहाँ पे है, कहाँ पे ये काम करता है, ठीक है ये बताओ। दादा बी।
बी। ओके, मैंने दादा अभी बताया lymphoid था कि tissue. हाँ, लिम्फोइड टिश्यू जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये क्लोरम ब्यूसिन जो है ये हमारा लिम्फेटिक ल्यूकेमिया में यूज होता है। तो ये अगर यूज होता है लिम्फेटिक ल्यूकेमिया में, तो इसका टारगेटेड टिश्यू कौन सा होगा? लिम्फोइड टिश्यू होगा। नेक्स्ट बताओ, विनक्रिस्टिन डिफर फ्रॉम विनब्लास्टिन इन द फॉलोइंग। चार ऑप्शन है, कौन सी ऑप्शन की वजह से विनक्रिस्टिन जो है विनब्लास्टिन से अलग है? दादा A হবে. रियल का आंसर ए। और कोई कुछ अलग आंसर बोलोगे ए के अलावा? बी सी डी किसी को लग रहा है होगा? इसका आंसर नॉट ओनली ए होगा, ठीक है, इसका आंसर जो है डी होगा। सारे ऑप्शन जो है करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है ही कि विनक्रिस्टिन जो है हमारा पहले बताया कि ये न्यूरोटॉक्सिक है, न्यूरोपैथी कॉज करता है। नेक्स्ट जो है ये फ्रीक्वेंटली प्रोड्यूस एलोपेसिया, ये एलोपेसिया कॉज करता है, ये कॉमन एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है। एलोपेसिया हो गया, माइलो सप्रेशन हो गया, ये एंटी कैंसर क्लास की सारे ड्रग के कॉमन एडवर्स इफेक्ट है। नेक्स्ट है इट डज नॉट सिग्निफिकेंट डिप्रेस बोन मैरो, ठीक है। तो डिप्रेस बोन मैरो में क्या बताया गया था कि वीन ब्लास्टिंग करेगा, ठीक है। सिग्निफिकेंटली एक देखो ऑप्शन में क्या बताया गया है कि सिग्निफिकेंटली डिप्रेस नहीं करेगा, तो ये तो सही है ना कि सिग्निफिकेंटली विनक्रिस्टिन डिप्रेस नहीं करेगा। विनक्रिस्टिन थोड़ा बहुत बोन मैरो को डिप्रेस कर सकता है, सिग्निफिकेंटली डिप्रेस हमारा विन ब्लास्टिन करता है, विनक्रिस्टिन नहीं करता है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन इज करेक्ट। Next, the following anti-neoplastic drug is a mitotic inhibitor and cause the metaphase arrest. कौन सी ड्रग है माइटोटिक इनहिबिटर है और मेटाफेज को इनहिबिट करता है? दादा B হবে. Vincristin. आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। विनक्रिस्टिन जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बताओ, ये शायद छोटा है, दिख रहा है सबको क्वेश्चन? The characteristic toxicity of doxorubicin is Cardiomyopathy. C अब कार्डियोमायोपैथी। ओके, अभी बताया कि कार्डियोमायोपैथी जो डॉक्सोरूबिसिन का एकदम स्पेसिफिक जो है साइड इफेक्ट है, ठीक है। कार्डियक टॉक्सिसिटी, ये पाल्मोनरी फाइब्रोसिस जो है, पाल्मोनरी फाइब्रोसिस हमारा स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी का फ्लोराम ब्यूसिन, ओके। और किडनी डैमेज साइक्लोफॉस्फामाइड, और लीवर डैमेज किसी का स्पेसिफिक नहीं है, ये तो बहुत ही ड्रग एंटी कैंसर में है जो हमारा लीवर डैमेज कॉज करता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका आंसर बताओ। अब मैं जिसका नाम बताऊंगा वही बोलेगा कौन कौन सा है क्लास में। साथी दास, तुम बताओ। का नाम नहीं दिखता है। The anti-neoplastic drug which is a peptide, कौन सी ड्रग हमारा पेप्टाइड नेचर का है? ठीक है, कोई भी आंसर दो, एनी वन, जिसको आएगा बताओ आंसर क्या होगा। दादा bleomycin হবে. यस, बेलियोमाइसिन जो है हमारा पेप्टाइड नेचर का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसना इज एडमिनिस्टर्ड विद साइक्लोफॉस्फामाइड एंड आइफॉस्फामाइड टू, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? फटाफट आंसर बताओ। D अब दादा D হবে.
डी, ओके, डी इज द राइट आंसर, क्योंकि मेसना क्यों दिया जाता है, जो हमारा हेमोरेजिक सिस्टाइटिस होता है आइफॉस्फामाइड और साइक्लोफॉस्फामाइड के तरह, उसको प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बताओ, इमाटिनिब मेनली एक्ट बाय इनहिबिटिंग, इसको इनहिबिट करना इसका मैकेनिज्म पे आता है। टायरोसिन काइनेस। ओके, तो टायरोसिन काइनेज को इनहिबिट करता है हमारा इमाटिनिब। ठीक है, और कौन कौन सी ड्रग है हमारा टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर में? एक तो हो गया इमाटिनिब, एक आता है हमारा निलोटिनिब। निलोटिनिब, और एक आता है हमारा डासाटिनिब। ठीक है, ये तीनों ड्रग आता है हमारा टायरोसिन काइनेज, टायरोसिन प्रोटीन काइनेज इनहिबिटर में। हार्मोनल में जितने भी ड्रग थे ये हमारा सब टारगेटेड ड्रग है। ठीक है, ये इमाटिनिब, निलोटिनिब, डासाटिनिब और जितने भी तुम्हारा हार्मोनल डेरिवेटिव थे, और ये सब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। ठीक है, ये सब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया गया है ड्रग है, ये टारगेटेड ड्रग है। ठीक है, याद रखना, ये एकदम इसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आता है उतना ज्यादा, क्योंकि जहाँ पे एक्शन है वहीं पे जाके ये काम करता है, दूसरा सेल को इफेक्ट नहीं करता है ये सब ड्रग। जो कन्वेंशनल ड्रग है उसमें एडवर्स इफेक्ट ज्यादा है। नेक्स्ट इसका आंसर बताओ, द ड्रग व्हिच इज नॉट एन एंटी मेटाबोलाइट, पूर्वासा The मंडल Wincrist. विनक्रिस्ट। ओके, तो विनक्रिस्टिन जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि मेथोट्रेक्सेट, 5-फ्लोरोउरासिल, जेमसिटाबिन ये सब हमारा एंटी मेटाबोलाइट क्लास के ड्रग है। विनक्रिस्टिन ये सब हमारा एस फेज में काम करता है, ये हमारा माइटोटिक फेज में काम करता है। ओके, नेक्स्ट, और क्वेश्चन नहीं है, चलो क्वेश्चन खत्म है, और नहीं है ना? हाँ, किसी का कुछ डाउट है? डाउट है तो बताओ। দাদা नहीं है? हाँ बोल। দাদা বলছি ডক্সোরুবিসিন আর ডনোরুবিসিনের মধ্যে কার মানে কার্ডিও টক্সিসিটিটা বেশি? কার্ডিওটক্সিসিটি দুজনেরই আছে, 10-20 মিনিট ক্ষেত্রে বেশি হতে পারে, दोनों में ही कार्डियोटॉक्सिसिटी आता है। और किसी का कुछ डाउट है? হ্যাঁ দাদা, দাদা বলছি একটা ডাউট ছিল যে হজকিন্স ডিজিজ আর নন মানে হজকিন্স লিম্ফোমা আর নন হজকিন্স লিম্ফোমার মধ্যে মানে ডিফারেন্সটা কোথায়? हॉजकिन डिसीज का मतलब क्या बताया था कि जो हमारा लिम्फेटिक कैंसर होता है, ठीक है, लिम्फेटिक टिश्यू में जो कैंसर होता है उसको हम हॉजकिन डिजीज कहते हैं, और अदर देन लिम्फेटिक टिश्यू के कैंसर को हम नॉन हॉजकिन कहते हैं। ঠিক আছে দাদা। और किसी का कुछ डाउट है? नहीं है तो चलो, जो तुम्हारा एएनएस का रिवीजन स्टार्ट हुआ था वो फिर से तुमने बताया कि नेक्स्ट क्लास से जो है वो कंटिन्यू होगा। ठीक है, एएनएस का रिवीजन। हाँ, एक एक ड्रग के बारे में मैंने बोलना भूल गया था, चलो लास्ट में मैं बोल देता हूँ। एक्चुअली वो कोई ड्रग नहीं है, एक एंजाइम है जो एंटी कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है, उसका नाम है एल एस्पराजिनेस। ठीक है, एल एस्परजिनेस। ठीक है, ये एक एंजाइम है, नाम से पता चल रहा है, ये एक एंजाइम है। तो ये एंजाइम करता क्या है, देखो, एस्परजिन जो है सबको पता है हमारा अमाइनो एसिड है, एस्परजिन से बनता है एस्पर्टिक एसिड, और ये बनाने में हेल्प कौन करता है? एस्परजिन से एस्पर्टिक एसिड बनाने में हेल्प करता है हमारा एल एस्पराजिनेस जो है एंजाइम। ठीक है, ये एंजाइम हमारा ये कन्वर्सन में हेल्प करता है। अब ये जो एस्परजिन है ये अमाइनो एसिड है, ये रिक्वायर फॉर कैंसर सेल, कैंसर सेल के लिए ये एस्परजिन का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अमाइनो एसिड है तो अमाइनो एसिड से क्या बनेगा? प्रोटीन से बनेगा,
प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कैंसर सेल को एस्परजिन का रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन ये एल एस्परजिनेस जो एंजाइम है ये एस्परजिन को कन्वर्ट कर देता है एस्पार्टिक एसिड में। तो कैंसर सेल को एस्परजिन नहीं मिलेगा, वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये एल एस्पराजिनेस एक एंजाइम है और ये एंजाइम कहाँ से मिलता है? ये एंजाइम हमारा ई कोलाई से मिलता है। ठीक है, ई कोलाई से इसको कलेक्ट करके पेशेंट के बॉडी में डायरेक्टली पेरेंटरल रूट में दिया जाता है, जो एस्परजिन को कन्वर्ट कर देगा एस्पर्टिक एसिड में। तो एस्परजिन के डिफिशियंसी में हमारा कैंसर सेल जो है प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाएगा। क्लियर है? ये एक ऐसा एंजाइम है जो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। ओके, तो चलो आज के लिए इतना तक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे जो तुम्हारा रिवीजन क्लास होगा। ठीक है, सिलेबस जो है तुम्हारा कंप्लीट है मेरे तरफ से। ठीक है, और कुछ चैप्टर बाकी है तुम्हारा केमोथेरेपी में, दिलजीत सर का। दिलजीत सर का केमोथेरेपी में कुछ चैप्टर बाकी है। হ্যাঁ দাদা ম্যালেরিয়াটা কমপ্লিট হয়নি। तो फिर कौन सा चैप्टर बाकी है अभी भी केमोथेरेपी में? দাদা এই যে অ্যানথেলমেন্টিক অ্যান্টিভাইরাল ওগুলো হয়নি। एंटी हेलमिंथिक, एंटीवायरल और एंटी ट्यूबरकुलर हो गया है। না দাদা লেপ্টোসিটাও হয়নি। ओके, तो एंटी ट्यूबरकुलर, एंटी हेलमिंथिक और एंटीवायरल ये तीनों चैप्टर बाकी है तुम्हारा अभी भी केमोथेरेपी में ना। तो ये देवजीत सर तुम लोग को करा देगा। आई थिंक नेक्स्ट वीक में हो जाएगा तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट। ठीक है, देवजीत सर के साइड से और मेरे साइड से जो है तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो एएनएस स्टार्ट किया था एएनएस का रिवीजन क्लास देखेंगे और उसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस, और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होगा मैं क्लास में ही समझा दूंगा। ठीक है, तो तुम लोग अच्छे से रिवीजन करो। चलो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। Thank you, Dada. দাদা থ্যাংক ইউ দাদা। থ্যাংক ইউ দাদা।